सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई, कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही आप प्रेस के पास क्यों चले गए। कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको एसआईटी के निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिए था। तो हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या खास बातें कही, आंध्र प्रदेश सरकार को किस तरह की फटकार लगी? देखिए, बहुत ज़्यादा फटकार लगाई। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच थी, उन्होंने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि ये जो पहली रिपोर्ट आई थी इससे कहीं भी साबित नहीं होता है कि जो मिलावटी घी है वो इस्तेमाल लड्डुओं के में किया गया है जो प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी जब सरकार ने बना दी थी तो फिर जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा ये मामला है और ऐसे में मुख्यमंत्री जो उच्च संवैधानिक पद पर हैं उनको इस तरीके से प्रेस के पास नहीं जाना चाहिए था, इंतज़ार उनको इस पूरी रिपोर्ट का करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान को जो है वो राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए और धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं किया जा सकता है। कड़ी फटकार लगाई आंध्र प्रदेश सरकार को और कहा कि हम ये तय करेंगे कि आखिरकार इस मामले की जांच कैसे हो। हालांकि ओरली मौखिक तौर पर यह भी कहा था कि फिलहाल एसआईटी जांच ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब 3 जनवरी के लिए 3 अक्टूबर के लिए रखा है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा है कि वो इसमें मदद करें कि क्या जो राज्य सरकार की एसआईटी है वही आगे जांच करे या फिर एक नई एसआईटी का गठन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करे। तो बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई और कहा है दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। इस तरीके से मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने नहीं जाना चाहिए था, प्रेस के सामने सार्वजनिक तौर पर ये बयान नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि रिपोर्ट में पूरी तरह पुख्ता ये सबूत नहीं है कि मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं कि उनमें जो पशुओं की चर्बी है। जी, तो ये पूरा मसला है जिस पर आंध्र प्रदेश सरकार कटघरे में, खासतौर पर इसलिए भी कि एसआईटी की जांच से पहले ही उन्होंने इस बात को प्रेस के सामने रख दिया और लड्डुओं को लेकर एक विवाद खड़ा कर दिया कि उसमें जो घी इस्तेमाल हुआ है उसमें जानवरों की चर्बी है। और अब जो अगला बड़ा मसला है वो है बुलडोज़र जस्टिस से जुड़ा। आशीष हमारे साथ हैं बने हुए। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज असम सरकार को नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद असम के 47 घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। इसे लेकर एक अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को अब अवमानना का यानी कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है। 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। आशीष, ये पूरा मसला क्या है जिस पर ये आज अवमानना का नोटिस मिला है असम सरकार को? जी देखिए, असम के 47 लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने कहा था कि सितंबर में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बिना कोर्ट की इजाज़त के कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी, सिर्फ जो है सार्वजनिक सड़कों पर या सार्वजनिक जगहों पर, जल बॉडीज़ जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर या रेलवे की ज़मीन में जो अतिक्रमण है सार्वजनिक तौर पर वो हटाए जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगी, जिस पर इसी हफ्ते सुनवाई होनी है। लेकिन ये 47 लोग पहुंचे और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद उसका उल्लंघन करते हुए बुलडोजर चलाया जा रहा है। 47 घरों पर कुछ जगह चल चुका है और कुछ जगह आगे चलाया जा रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है वहाँ पर, और इस पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे। अवमानना याचिका ये दाखिल की गई थी और कहा गया था कि असम सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का केस ये चलना चाहिए। तो जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने असम सरकार को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है, पूछा है क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। इसके अलावा 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस बीच मेन जो याचिका है इसी हफ्ते उस पर भी सुनवाई प्रस्तावित है, सुनवाई होनी है, तो निश्चित तौर पर इसकी सुनवाई बाद में होगी, क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, वो आदिवासी जो बेल्ट है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं की है, उल्लंघन किया है, इसलिए उसे कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। तो उनके पास राशन कार्ड से लेकर सब कुछ है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर भी विचार करेगा और नोटिस जारी कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इन तीनों ही मुद्दों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। अहमदाबाद से एक खबर है और इसमें हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ 1 करोड़ 60 लाख रुपए का सोना खरीदने के लिए फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की फोटो वाले 500 रुपए के नोटों के 26 बंडल दे दिए गए। इसके बाद आरोपी 2100 ग्राम सोना लेकर फरार भी हो गए।
क्राइम ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन तीनों का पता लगाने की कोशिश की है। अभी तक पता नहीं लग पाया है। जो नोट दिए गए, आप अगर हैरान होंगे देखकर कि उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रेसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। साफ तौर पर ये फर्जी नोट बनाए गए थे और इस नोट का वीडियो खुद अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, हैरानी जताई। राजधानी दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, अन्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री आज सुबह सड़कों पर उतरे, टूटी हुई सड़कों का जायजा लिया। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टूटी सड़कों को ठीक करने को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद आतिशी ने सभी मंत्रियों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिवाली तक राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी अक्टूबर के अंत तक लोगों को दिल्ली में टूटी सड़कों से निजात मिल जानी चाहिए, जैसा दावा आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाएं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के सारे काम करेगी। पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है, कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत ख़राब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। उधर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब दिल्ली में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई है, यहां सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। देखिए, गड्ढा मुक्त हो या ना, हम तो चाहते हों दिल्ली की सड़कें साफ हों, सुथरी हों, लेकिन उसके लिए एक कहते हैं ना, विजन होना चाहिए। दिल्ली के अंदर एक काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। एक इमेज मेकओवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर से गड्ढे के ऊपर आपने अगर खाना पूर्ति करनी है, उससे चलने वाला नहीं है। दिल्ली की आज हालत बहुत खराब है। आपने देखा किस प्रकार से अभी बारिश के अंदर सिल्ट जमा होने की वजह से किस प्रकार से पानी भरा, जिस प्रकार से सड़कों का बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उसमें गाड़ियां तक समा गई। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। इसके लिए मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, एक नई सरकार आए। पांच दशक से फिल्मी दुनिया पर राज कर रहे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कोलकाता की गलियों से आए मिथुन दा ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मिथुन चक्रवर्ती को ये सम्मान 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड समारोह में दिया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती को ये सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड का पहला डिस्को डांसर कहा जाता है। कई फैंस उन्हें जिमी के नाम से भी पुकारते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। सर, मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से, फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं।
उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं। आज बंगाल से और बंगाली इंडस्ट्री का बहुत उभरता हुआ नहीं, बहुत चमकता हुआ सितारा मिथुन चक्रवर्ती, जो हमारे दोस्त भी रहे, करीबी भी रहे, हमने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया है, और उनको आज ये अवार्ड का मिलना हम सबों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा लगा। बहुत ही गौरव की बात है कि मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मिथुन दा की पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल और अचीवमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। सोशल कॉज के लिए और पब्लिक लाइफ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं मिथुन दा को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। Mr. Mithun Chakravarti, so we can tell last 50 years he is contributing Indian cinema and he has taken Indian cinema to the world level also. I'm absolutely thrilled to know about Mithun Da, to know that he's getting the Dada Saheb Phalke Award. Congratulations to Mithun Da. It's really fantastic. We're so proud of you and so happy that this is happening, really. प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पीढ़ियों से सराहा जाता रहा है। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और ये बारिश भारत में भी कहर बरपा रही है, खासतौर पर नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश और बिहार के कई ज़िलों में। बिहार में जो है कई ज़िले हैं जहां बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। कोसी और गंडक नदी के बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण कई इलाके बाढ़ के चपेट में हैं। सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। घर, खेत, खलिहान सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस बीच बिहार सरकार ने एक चेतावनी जारी करते हुए नेपाल से सटे सभी जिलों को अलर्ट किया है। सभी जगह सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बांधों और तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार भी हालात पर निगाह बनाए हुए है। देखते हैं ना, पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कब इतना पानी देखे थे? 61 का बाद देखे हैं। 61 के बाद देखे। कितना पानी था? उनसे ज्यादा था अबरी बार। नुकसान तो घर दुआर गिर गए, फसल भूसी भासी माल जाल के सब नुकसान छे, फसल बाद में नुकसान छे सर। अब की बतायल जेते, बाल बच्चा सब है बांध अभी झोपड़ी देने छे, ओहि में रहे छिए। हमारा समस्या है सर, बहुत करीब के पंजाब दिल्ली कमा करके हम कम से कम यहाँ मकान 10-15 लाख रुपया खर्चा के सब मकान सर मैन मार दिया, नीचे वो गिर गया सब खड्डा में सर। हाँ, पानी से सर वहाँ गिर गया था। यहाँ बगल में रिंग बांध है, वहाँ भी कट गया। रिंग बांध के ऊपर से 5 फीट पानी आकर वहाँ मकान का खड्डा मारने से वो गिर गया। घर में कुछ बचा नहीं सब। हाँ, सक्षे ड्रीम के लिए धान पात कतो कुछ नहीं छा बेटा, कतो कुछ नहीं बचा। एते के पाँख दल के की बचते। धान होइल था, फूट गल, कुछ गया था, फूट के। बाहर पानी एले हमरा आर के क्या साल से बाहर आवे छे ने, हमरा के घर द्वार कोनो कहियो मिलते ने। इंदिरा आवास दल के कहियो सरकार 5 गोरा के राशन मिलत तो हम एके गो का मिले छे। आ नहीं कपड़ा था सब अंदरे रह गए बाढ़ पीड़ित में। सब घर गिर गया। सब घर गिर गए। जान माल के लिए कुछ नहीं एले, अखन राशन कुछ नहीं दिया ना, गाय माल के कुछ आहार नहीं एले। और सीतामढ़ी से बिहार में जो है बाढ़ का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर उबार। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के कई इलाकों में
नदियां जो हैं उन्होंने रौद्र रूप ले लिया है। अगर आप बिहार में कोसी नदी की बात करें, बागमती की बात करें, गंडक की बात करें, तो इन्होंने बहुत जगहों पे एम्बैंकमेंट जो है, बांध है, वहाँ पे टूट हुआ है। और हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी के बेलसंड इलाके में। यहाँ पे भी बागमती नदी ने बांध को तोड़ दिया है, अपनी बांध को तोड़ दिया है, जिसके चलते जो रिहायशी इलाके हैं, जो लोगों के शहर में, गाँव में पानी घुस गया है। ये आपको मैं दिखाऊं अगर कैमरे के नज़र से, ये मैं हाईवे पे खड़ा हूं और इसके आगे गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग कमर से ऊपर पानी है, तो गाड़ी आप लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। जो लोग यहाँ हैं ये घुटने भर पानी में खड़े हैं, लेकिन आगे अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा। यही हाल जो है वो सुपौल में है। सुपौल में कोसी नदी ने 2 जगहों पे बांध में टूट हुई है, वहाँ पे कोसी में, सुपौल के इलाके में, और दरभंगा में भी जो है वहाँ पे भी कोसी और गंडक ने, गोपालगंज के पास में गंडक ने बांध को तोड़ के वहाँ पे तबाही मचाई है। जहाँ तक प्रशासन की आप बात करेंगे तो लगातार जो जल संसाधन विभाग है वो चौकसी किए हुए था कि जो बांध है वो सुरक्षित रह सके, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पानी का जब जलस्तर बढ़ता गया और जो कोसी बराज है वहाँ से 6.5 लाख क्यूसेक का जब पानी से डिस्चार्ज शुरू हुआ, तो बांधों पे इतना दबाव पड़ा कि उसके बाद बांध जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और कई जगहों पे बांध में टूट हुई है। जैसा कोसी नदी, बागमती और गंडक, इन 3 नदियों ने खासकर खासी तबाही मचाई है। और बिहार के लगभग 10 से 12 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं। ये आपको मैं जो नज़ारा दिखा रहा हूँ ये बिहार के सीतामढ़ी से है, बेलसंड का इलाका है, जहाँ पे सबसे पहले कल शाम को बांध टूटने की खबर आई थी। ये आप लोग अभी तो हाईवे पे खड़े, क्या स्थिति है यहाँ पे? डंडा लेके आप लोग चल रहे हैं? यहाँ का स्थिति बहुत ही बुरा है। अभी यहाँ का स्थिति, यहाँ नगर पंचायत का भी संपर्क टूट गया, कई गाँव का संपर्क टूट चुका है। यहाँ से काफ़ी पानी है, उधर जाने का संभावना नहीं है। यहाँ पे प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। कल से पानी तो घटा है, बढ़ा तो है नहीं, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है सर। मतलब आप गाड़ी वाड़ी लेके कहीं नहीं जा सकते? गाड़ी करके एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा सकते आप, कहीं की बात तो छोड़ दीजिए, स्थिति बहुत ख़राब है। आप लोग के घरों में भी पानी घुसा हुआ है? बहुत सारा पानी है, घर में, दुकान के अंदर सारा कमर भर, डाँड़ भर पानी है और सारा डूब गया। वही देखने गए थे, छानने का उपाय किया, नहीं छनाया, सब बह गया। क्या चीज़ का दुकान था? मेरा साइकिल का दुकान है, बजरंग साइकिल स्टोर, कोठी चौक, बेलसंड। तो क्या वो पूरा डूब गया सामान? पूरा डूब गया, पूरा खत्म हो गया। हमारे पास ही में घर है, हमारा गैस रात लड़का नहीं, जब ट्रंक हम लोग धरे थे दह गया हमारा, और घर दूसरे घर में लोग रह रहे हैं। कोई सारा 30-35 किलो गेहूँ था वो भी दह गया ड्राम, उसी में हमारे पास कोई सारा, हम दूसरे घर में रहे। इंक्वायरी से कर सकते हैं। मेरा लड़का पकड़ा, गैस छोड़ दिया, चला गया गैस। हमारा गेहूँ था 30-35 किलो खाने के लिए, वो भी चला गया नीचे। जैसा ये बता रहे हैं लगभग 10 मिनट के अंदर में ही, हाँ जी, 10 मिनट के अंदर में ये घर में बैठ के खाना खा रहे थे। 10 मिनट के अंदर में पानी का वेग इतना था कि 10 मिनट के अंदर इनका न केवल सामान बह गया, बल्कि इनको इतना भी समय नहीं मिला कि अपने सामान को उठा के और वहाँ से बाहर निकल सके। यही हाल कमोवेश उन सारे इलाकों में है जहाँ पर बांध की टूट हुई है और लोगों के गाँव में, घरों में पानी घुसा है। जैसा मैं आपको बता रहा था, बिहार के सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, इन सारे इलाकों में 4 से 5 जगहों पे बांध की टूट हुई है। कोसी, बागमती और गंडक ने तबाही मचाई है और जिसके चलते जो भी इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी घुसा है वहाँ स्थिति अभी बहुत ख़राब है। जहाँ तक आप प्रशासन की बात करें तो वो कुछ जगहों पे पहुँच पाई है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे वो अभी पहुँच नहीं पाई है और इसी कारण से जो लोग हैं वो स्थिति से जूझ रहे हैं और एक दूसरे के सहारा बने हुए हैं। सीतामढ़ी से प्रभाकर कुमार, NDTV। और नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश के से लगे ज़िलों में भी दिख रहा है। यूपी के 10 ज़िलों में बाढ़ के हालात हैं। कुशीनगर के 19 गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। 20,000 की आबादी यहां प्रभावित हुई है। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर तैनात हैं। इसके अलावा यूपी में महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर और शाहजहांपुर में भी बाढ़ का पानी आ गया है और हज़ारों लोग इससे प्रभावित हैं। पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि पानी से तबाही लोग हो गए हैं। खाने और पीने का सब व्यवस्था भी नहीं है, कोई यहाँ बनाने का और खाने का व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ बनाएंगे, कहाँ खाएंगे? ऊपर रह रहे हैं, नहीं तो माच बना कर रखे हैं तो उस पर रह रहे हैं। पानी में तो रहेंगे नहीं, माच पर रहते हैं। राहत बचाव की सभी तैयारियां यहाँ पर पूर्ण हैं। यहाँ जो कम्युनिटी किचन है, लोगों के घरों में भी पानी है 1.5, 2, 3 फुट का, तो लोगों को खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो, दुश्वारी ना हो, इसके लिए हर गांव में ग्राम प्रधान और कोटेदार और अन्य जो वहाँ
के लोग हैं मतलब उनकी सहायता से मतलब की पूरी व्यवस्था की है। और उधर नेपाल की ही बात करें तो वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है और कई इलाकों में काफ़ी कहर इस बारिश और बाढ़ की घटनाओं ने बरपाया है। बाढ़ के और भूस्खलन के कारण देश में 192 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग लापता हैं। चारों तरफ कई जगह तबाही का मंजर है। नदियों के आसपास के इलाकों में घर, खेत, खलिहान बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। काठमांडू घाटी में बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बागमती नदी के कारण बाढ़ और भूस्खलन के कारण लगभग सभी बड़े हाईवे अलग अलग जगहों पर बंद हो गए हैं और कई जगह लोग फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने नेपाल के 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। और बात करते हैं पश्चिम एशिया की, जहां तनाव लगातार बना हुआ है और इजराइल जो है अपने हमलों का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। पहले गाजा तक सीमित था और अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और उधर अब यमन में हूती के जो ठिकाने हैं हूती लड़ाकों के, उन पर भी हमले हो रहे हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह मैप के जरिए बता रहे हैं कि कहाँ किस तरह इजराइल ने अपना दायरा फैलाया है। इजराइल किस तरह से अपने हमले का जो दायरा है वो बढ़ाता जा रहा है, ये हम मैप के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले तो कर ही रहा था, दक्षिणी लेबनान में कर रहा था, इसके अलावा बेरूत के दक्षिणी इलाके में कर रहा था, लेकिन पहली बार उसने बेरूत, मध्य बेरूत में जो है वो हमला किया है और यहाँ एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया गया। इसमें शुरुआती तौर पर 2 लोगों के मारे जाने की खबर आई, 16 के घायल होने की खबर आई। बाद में मृतकों की तादाद जो है वो बढ़ी। मिल रही जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में एक अल जमा अल इस्लामिया का सदस्य है। अल जमा अल इस्लामिया जो है एक सुन्नी राजनीतिक और सैन्य गुट है जो हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में कोई खास भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी इस पर हमला किया गया है। और इसी हमले से जुड़ी एक और जो रिपोर्ट है वो बताती है कि निशाने पर हिजबुल्लाह, हमास या फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के सदस्य नहीं बल्कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी PFLP के जो 3 कमांडर थे वो थे और उनकी भी जो मौत है इस हमले में हुई है। हालांकि ये गुट भी मौजूदा लड़ाई में बहुत अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन 1990 के दशक में इजराइल के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था और शायद यही वजह है कि उसको निशाना बनाया गया है। और अब हम बेरूत से चलते हैं, लेबनान से चलते हैं यमन, जहाँ पर कि इजराइल ने हमला दागा है और ये जो हमला है पावर स्टेशन और पोर्ट को निशाना बनाकर किया गया है। बंदरगाह शहर हुदैदा पर हमले के बाद जो आग और धुएं का बड़ा गुबार जो है वो देखने को मिला। यहाँ बिजली चली गई और साथ ही लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लाल इशा जो है वो दूसरा शहर है जहाँ पर हमला किया गया और इससे इन जगहों पे जो है वो बिजली की समस्या जो है पैदा हुई। इजराइल का कहना है कि वो हूती के ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जहाँ ईरान से हथियार की सप्लाई होती है, खासतौर पर बंदरगाह पर सप्लाई होती है और इसलिए इस जगह को निशाना बनाया गया है। हमने देखा है कि किस तरीके से हूती जो है लगातार लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाता रहा है और एक दिन पहले ही उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट जो कि तेल अवीव का एयरपोर्ट है वहां तक मिसाइल दागी, जिसे हवा में रोक तो लिया गया, लेकिन इसके बाद इजराइल ने हूती पर भी हमला जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ अगर हम एक और आपको जानकारी दें तो अमेरिका जो है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है उसका जो फोर्स है उसने सीरिया के ठिकानों पर जो है वो हमला किया है, जिसमें 37 जो आतंकवादी है उसके मारे जाने की खबर आई है। ये जो हमला है आईसिस और अलकायदा से जुड़े संगठन हुर्रास अल दीन के आतंकियों को निशाना बनाकर किया गया है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई माहिर अल असद के दमिश्क के ठिकाने पर भी हमला किया गया, जिसके बाद से माहिर के साथ कोई संपर्क नहीं है। माहिर जो है वो सीरियाई सेना के 4th डिवीजन का कमांडर है। तो अमेरिका जो लगातार जो है
जो कि अलकायदा और आईसिस को निशाना बनाता रहा है। उसने 23 सितंबर को भी हमला किया, 16 सितंबर को भी हमला किया, और जो ताज़ा हमला किया उसमें 37 लोगों के मारे जाने की, जो 37 आतंकवादियों के मारे जाने की जो जानकारी आई है। तो पूरा जो इलाका है, खाड़ी का इलाका, वहाँ पर किसी न किसी रूप में हमले हो रहे हैं। हमास के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू किया और अब हूती तक वो पहुँच गया है, और उसका कहना है कि किसी को नहीं छोड़ेगा जो इजराइल के लिए खतरा है। और दूसरी तरफ जो इजराइल का साथी अमेरिका है, वो भी सीरिया में हमले के जरिए एक तरह से इजराइल की मदद कर रहा है ताकि किसी भी तरह का आतंकी संगठन जो है उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। और इसलिए अमेरिका ने भी अपनी तरफ से ये जो हमला सीरिया में है वो किया है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला टॉपिक ऑफ द डे। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि एसआईटी की जांच का नतीजा आने से पहले ही उन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। राज्यों की जंग में हरियाणा की बात। हरियाणा के यमुनानगर जिले की महिलाएं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रखती हैं, इन महिलाओं के चुनावी मुद्दे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आज़ादी के साथ वो मतदान करेंगी या परिवार के पुरुषों के दबाव में वोट डालेंगी। इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने वहां कुछ महिलाओं से बात की। यमुनानगर में हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार चल रहा है, सोच कम से कम कहां तक पहुंच रही है, क्या इश्यूज हैं। जब आप लोग अभी चुनाव के बारे में सोच रहे होंगे, 5 तारीख को वोटिंग है, तो क्या मंत्रणा चल रही है महिलाओं में? बड़ी सारे हमने सर्वे में भी देखा है और डोर टू डोर भी लोग कन्वेंसिंग में भी देख रहे हैं कि लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि वो चाहते हैं कि चेंज आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। आपको लगता है कि जो विमेन वोटर्स हैं उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सोच है, कोई स्पेसिफिक फोकस है? बिल्कुल सोच है। अब ये जो बीजेपी है ये बात तो कर रही है लेकिन उस मुद्दे तक नहीं जाती जहां गृहिणी को समस्या है या उनका निदान कर पाए समस्याओं। गैस सिलेंडर वगैरह की जो स्कीम्स हैं, गैस सिलेंडर की बहुत समस्या है। देखिए कहाँ 200 से स्टार्ट हुआ, फिर 500, फिर अब 1100। सरकार देखे कोई भी आए, हमें कोई उससे वो नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इनको जो सख्त कानून बनाने चाहिए वो बनने चाहिए। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी सारी बातें इसलिए भी होती हैं क्योंकि उससे ना बड़ा सारा बहुत दिक्कतें लोगों को ये भी है कि अगर एक असुरक्षा का भाव है तो लड़कियों की पढ़ाई में समस्या आती है, बाहर नहीं जा पाते, बहुत सारे इश्यूज हैं। आपका क्या नाम है मैडम? मनु। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। जब आप वोट डालते हो तो आप वोट मतलब ऐसा भी होता है कि फैमिली प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर, या अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली अपने साथ? इंडिपेंडेंटली वोट डालती है और वोट हम ये देख के चलते हैं पीछे उन्होंने क्या किया है और आगे वो क्या करने वाले हैं। क्या इस बार मुद्दे हैं महिलाओं के? देखिए महिलाओं की अगर राजनीति, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में राजनीति में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राजनीति में बदलाव नहीं आएगा तो ना तो महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर पाएंगे, ना ही शिक्षा की, ना ही रोजगार की आप बात कर पाएंगे। तो आप क्या सोचकर ये वोट डालते हैं, मतलब पर्सनल आपका किस तरीके का थॉट प्रोसेस होता है कि किसको वोट डालना है? देखिए सोचकर तो हम लोग हर बार यही डालते हैं, हर बार सरकार का जो चुनाव हम यही सोचकर करते हैं कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखेगी राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करेगी। लेकिन जब राजनीति जैसी सरकार बनती है चुनाव के बाद बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन अपने वादों पर वो खरी नहीं उतरती। चुनाव को लेकर तो ये है बेटे कि भी ये जो महंगाई का है, महंगाई का मुद्दा है जैसे, या बच्चियों को अपने बच्चों का है मुद्दा, बेटियों का, ये सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में। महंगाई का मुद्दा है तो उसमें अगर दोनों पार्टी कहती हैं कि हम सिलेंडर के दाम कम कर देंगे तो आपको लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा? नहीं। महंगाई से लेकर महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है, लगातार उसके ऊपर बातचीत हो रही है। और क्या ये एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है? क्योंकि कई बार हम लोग एक विमेन वोटर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में बैठ के तो एक मोनोलिथ की तरह सोच लेते हैं कि फ़लानी स्कीम हुई और इस वजह से सब लोगों ने वहाँ पर वोट दे दिया। लेकिन अलग अलग इश्यूज़ पर और अलग अलग डाइवर्स जो बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनके शायद
सोच पॉलिटिकल सोच अलग हो सकती है, लेकिन महिलाएं जो मुद्दे फेस करती हैं वो अगर आप किसी भी डेमोग्राफी में जाके देखिए, मोटे मोटे आपको एक जैसे ही मुद्दे लगाए समझ में आते हैं। सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा की जो बात हुई, सभी ने उसके बारे में बात की। शायद ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाली सरकार को सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। हरियाणा के हिसार में हमारी टीम ने एक गांव में लोगों से मौजूदा विधानसभा चुनाव पर बात की। कुछ लोग काम न होने से नाराज दिखे। समर्थन की बात हो तो गांव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के समर्थक जोश में आ जाते हैं। तो जगह जगह जब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में हवा किस तरह बह रही है और लोगों के मुद्दे क्या हैं, तो हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि इस पेड़ के नीचे थोड़ी सी छाया में शांति से कुछ लोग बैठे हुए हैं, चर्चाएँ चल रही हैं राजनीति की। तो हमें लगा कि यहाँ पर जो खेल चल रहा है इनके जरिए समझ लें कि किसके हाथ में कौन सी बाजी है, हरियाणा के हाथ में किस पार्टी के हाथ में कौन सी बाजी है और किसके पास वो तुरुप का इक्का है कि जब 5 तारीख को वोट पड़ेगा और 8 को जब डब्बे खुलेंगे तो सरकार उसकी बनती दिखाई पड़ रही है। तो क्या उम्मीद है नई सरकार से? इस बार कुछ बदलाव की लग रही है या जो सरकार अभी तक है वही चलती रहेगी? क्या समझ आ रहा है आप लोग? वही चलती रहेगी जी। आजकल के साइलेंट वोट बहुत है, मेरा कौन किसने के देगा? साइलेंट वोट बहुत है। हाँ, डोल खुलेंगे तो पोल खुलेगी। आपकी मूछ बड़ी कमाल की है जी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? संतलाल है जी। संतलाल जी। तो ये मूछ कब से रखी हुई है आपने? मैं तो जब सौदे संभाली है 30 साल से रखी, 20 साल से। 20 साल से? हाँ। क्या करते हो आप ऐसी मूछ मेंटेन करने के लिए, ऐसी ताव में जो है? करते क्या, अपने सेवा करते नहीं, मुझसे बनाते हैं। शो है, मुझों की इज्जत है, शौक है। तो मतलब अगर मेरी मूछ तो है नहीं जी, तो क्या करना पड़ेगा अगर मुझे ऐसी मूछ रखनी हो तो? आप रखो, फिर बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। नाई के पास जाना पड़ेगा। हाँ, हम रोड पे तेल भी लगाना पड़ता है। हाँ, सारा काम करता है, तेल भी लगाना, संभाल भी करनी पड़ती है। तो क्या माहौल चल रहा है गाँव में? गाँव अच्छा माहौल चल रहा है, बढ़िया। किसका चल रहा है? देखो, पार्टी तो 2 है, कांग्रेस और बीजेपी की है, राष्ट्रीय पार्टी है, इन्हीं के ज़्यादा चल रहा है। और लोग भी बहुत खड़े हैं। खड़े तो हाँ, लड़ाई इनके बीच में टक्कर है कांग्रेस और इसकी बीजेपी की। साइलेंट वोटर है, जो घरों में वोट है, जो वो वोट डालने जाएंगे तो वो मोदी जी के नाम पे, नायब जी ने जो 56 दिनों में जो काम किया है, जो कांग्रेस सरकार में शायद 10 सालों में नहीं कर पाई, तो इसलिए वो साइलेंट वोटर मतलब कांग्रेस के खिलाफत कर बीजेपी को जिता के निकाला। ताऊ जी ये बताओ, क्या उम्र है आपकी? 65 साल। 65 साल। आपने तो बतेरे चुनाव देख लिए? गणा। तो कौन सा चुनाव सबसे ज्यादा याद है आपको जिसमें खूब जोर लगा पार्टियों का? खूब जोर बिंग हुई है। अभी भी लग रहा है? किसका जोर ज्यादा लग रहा है? कांग्रेस को लगा। आप लोगों ने क्या पहले ऐसा भी था कि कुछ लोग आप में से ऐसे हों जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और अब अपना वोट पलटा? 2 प्लान खूब दिए थे हमने। 2 प्लान बीजेपी को दिए। 2 प्लान। हाँ। और 19 में बीजेपी को तो बहुत ज्यादा वोटों से जिताया हमने। बीजेपी को वोट दिया? बीजेपी। आप सबने दिया, टोटल दिया। और इस बार वोट पलट रहा है? हाँ। एप का नेता ही बाजी को मारो। भागो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। वैसे सारे नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो वोट कौन मिले तेरे को? अब इस बात को हारता दिखा जब भाग्या जी, यहाँ से हारता दिखा जब भाग्या। 2-4 आदमियों के गाँव की कमांड 2 आदमियों 3 आदमियों के बीच में दे दी, तो उनको ले जो वो कब काम हो रहा है और किसी का काम नहीं हो रहा। हरियाणा के अंबाला जिले के कपड़ा कारोबारी शंभू बॉर्डर बंद होने से परेशान है। बाहर से खरीदार आ नहीं पा रहे और कमाई 80% तक घट गई है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने इस चुनाव के माहौल में ऐसे ही कुछ दुकानदारों से बात की। इतना बड़ा मार्केट है, हम जैसे दुकानों के सामने से घूम रहे थे तो ये कस्टमर, आप इस समय खाली बैठे हैं, कस्टमर नहीं है शॉप्स में, ऐसा कई सारी शॉप पे है, क्यों है ऐसा? 6-7-8 महीने जब से बैरियल बंद है, पंजाब बॉर्डर बंद है, शंभू बॉर्डर बंद है, क्यों हमारा क्या काम है, बाहर से कस्टमर ज़्यादा बाहर से आता है, पंजाब से आता है, चंडीगढ़ से आता है, हिमाचल से आता है, तो बॉर्डर बंद आने का के तो आ ही नहीं पा रहा। चंडीगढ़ से कस्टमर आने के 3 घंटे चाहिए, जहाँ 2 घंटे का रास्ता है। हिमाचल पंजाब से आना है, नहीं आ पाते। यहाँ अब राजपुरा है, 20 मिनट लगते हैं और 2 घंटे का रास्ता है, इससे कस्टमर नहीं आ पा रहा है, तो उसमें हमें काफ़ी नुकसान है। काम मतलब 15-20 पैसे काम रह गया है। कोर्ट में भी ये बात चली, सरकार से बोला गया कि आप बात कीजिए किसानों से और खुलवाइए इस बॉर्डर को। आपको लगता है कि कुछ हो पा रहा है उस पर, या अभी भी वैसी की वैसी स्थिति है जैसी कुछ महीने पहले थी? हमारे लिए हमें तो आज के फिलहाल वही स्थिति दिख रही है, कुछ फर्क आ नहीं रहा नजर हमें। तो धंधे में कितना फर्क आया है? धंधे में तो सब 20 पैसे रह गए हैं, 100 रुपये में से 20 पैसे रह गए, 20% काम रह गया है।
मतलब अगर आप पहले 100 रुपये कमा रहे थे तो अब आप 20 रुपये कमा रहे हो? 20 रुपये कमा रहे हैं। खर्चे इतना ज़्यादा फर्क है? हाँ जी, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, नौकरों को तनख्वाही नहीं दी जा रही। जो आपके साथ में काम करते हैं शॉप पर, तनख्वाही नहीं दी जा रही। तो क्या कुछ लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा होगा? कुछ निकाले नहीं, निकाल के कैसे करें? काम भी तो करना है सर। काम कौन करेगा? जैसे मोटी हुई कहावत है ना, हथियार पड़े हैं लड़ेगी तो फौजी, खाली हथियार माल पड़ा है कोई बेचने वाला नहीं होगा तो हम अकेला कितना बेच लेंगे? तो आपको तो स्टॉक भी पुराना हो गया होगा, धीरे धीरे अगर इतना जल्दी नहीं निकलेगा तो। सर नुकसान में बेच रहे हैं, सेलों में बेच देते हैं, सेल लगा देते हैं, तो क्या करेंगे? महंगाई लिमिटेड रहे हैं अब। कोई बॉर्डर बांधा जी, पंजाब रोड है शंभू बैरियल, ये खुलेगा तो बड़ा मोटा गाहक चलेगा जी, नहीं तो क्या ऐसे सुबह आते हैं, ताले खोलते हैं और बैठे हैं जी। कितना फर्क आया धंधे में? इसमें जी 80% खत्म है। 100 में से 80? 100 में से 80% दुकानदारी खत्म है। अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 20 ही कमा रहे हो? 20 ही कमा रहे हैं सर। ऐसा है महीना हो गया हमें सैलरी नहीं मिलती, हम सब कुछ देखते हैं, हम कहते हैं पैसे दोगे, कहते हैं गाहक नहीं, कहाँ से पैसे देंगे? कितना धंधा मंदा है आप लोगों का? 1 रुपये में 20 पैसे कम रह गया सिर्फ। अच्छा जी, 80% डाउन पिछले 5-6 महीने से? कब से? 7 महीने से। 7 महीने। व्यापारियों के लिए यहाँ पर अम्बाला में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बॉर्डर खुल जाए तो तो लिए यार उनका सामान बिकेगा। व्यापारियों के लिए तो सबसे यही चीज़ है ना, उनका काम चलना चाहिए। व्यापारी को तो किसी को वो दिक्कत नहीं है कोई। 2 अक्टूबर को एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान अपने 11वें साल में प्रवेश कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली का पालन कर स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं। It's very important to be healthy, and that comes with a healthy lifestyle. I personally make sure that I count my calories, I see what I eat, I keep a check and balance of that, and also maybe not that much, but a regular exercise routine on a daily basis. I think this should be the part of your lifestyle.